एक दिन बादशाह अकबर के दरबार में एक व्यक्ति नौकरी मांगने के लिए अर्जी लेकर आया। उससे कुछ देर बातचीत करने के बाद बादशाह ने उसे चुंगी अधिकारी बना दिया। बीरबल, जो पास ही बैठा था, यह सब देख रहा था। उस आदमी के जाने के बाद वह बोला, यह आदमी जरूरत से ज्यादा चालाक जान पड़ता है। बेईमानी किए बिना नहीं रहेगा। थोड़े ही समय के बाद बादशाह अकबर के पास उस आदमी की शिकायतें आने लगी कि वह प्रजा को काफी परेशान करता है तथा रिश्वत लेता है। बादशाह अकबर ने उस आदमी का तबादला एक ऐसी जगह करने की सोची जहां उसे किसी भी प्रकार की बेईमानी का मौका न मिले। उन्होंने उसे घुड़साल का मुंशी मुकर्रर कर दिया। उसका काम था घोड़ों की लीद उठवाना। मुंशी जी ने वहां भी रिश्वत लेना आरंभ कर दिया। मुंशी जी साइसों से कहने लगे कि तुम घोड़ों को दाना कम खिलाते हो, इसलिए मुझे लीद तौलने के लिए भेजा गया है। यदि तुम्हारी लीद तौल में कम बैठी तो बादशाह अकबर से शिकायत कर दूंगा। इस प्रकार मुंशी जी प्रत्येक घोड़े के हिसाब से 1 रुपया लेने लगे। बादशाह अकबर को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने मुंशी जी को यमुना की लहरें गिनने का काम दे दिया। वहां कोई रिश्वत व बेईमानी का मौका ही नहीं था। लेकिन मुंशी जी ने वहां भी अपनी अक्ल के घोड़े दौड़ा दिए। उन्होंने नावों को रोकना आरंभ कर दिया कि नाव रोको, हम लहरें गिन रहे हैं। अतः नावों को 2-3 दिन रुकना पड़ता था। नाव वाले बेचारे तंग आ गए। उन्होंने मुंशी जी को 10 रुपये देना आरंभ कर दिया। बादशाह अकबर को जब इस बात का पता लगा तो उन्होंने लिखकर आज्ञा दी, नावों को रोको मत, जाने दो। उस मुंशी ने उस लिखित में थोड़ा सुधार कर टंगवा दिया, नावों को रोको, मत जाने दो, और वसूली करने लगा। अंततः बादशाह को उस मुंशी को सार्वजनिक सेवा से बाहर करना ही पड़ा। एक बार अकबर बीरबल पर बहुत प्रसन्न हो गए। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम्हारे लिए अब मेरे महल के द्वार हमेशा खुले रहेंगे। तुम कभी जरूरत के वक्त मध्य रात्रि में भी मिलना चाहो तो मिल सकते हो। बीरबल बहुत सुलझा हुआ इंसान था। उसने सोचा आज बादशाह उस पर प्रसन्न है, इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। यह प्रसन्नता हमेशा तो बनी नहीं रहने वाली। कल वे किसी कारण नाराज भी तो हो सकते हैं। यह भी ठीक है कि बादशाह ने मुझे इस बात की इजाजत दे दी है कि मैं जब चाहूं महल में उनसे मिलने आ जाऊं, मगर यह बात तो वे मुझसे कह रहे हैं। यह कोई ऐलान तो है नहीं कि सभी जान जाए। महल में आगंतुकों की आवाजाही पर तो द्वारपालों और सुरक्षा सेवकों का नियंत्रण रहता है। महल में सुरक्षा कारणों से किसी के भी आने जाने का समय निर्धारित रहता है। बादशाह भी तो प्रायः गोपनीय बैठकों में व्यस्त रहते हैं, और इन बैठकों के समय तो स्वयं बादशाह द्वारपालों और सुरक्षा सेवकों को निर्देश दे देते हैं कि कोई भी आए तब कह देना, आज मुलाकात संभव नहीं है। बीरबल को यूं चुपचाप देखकर अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या बात है बीरबल, मेरे इस कथन से तुम्हें प्रसन्नता नहीं हुई? बीरबल ने उत्तर दिया, ऐसी बातों पर प्रसन्न कैसे हुआ जा सकता है जहांपनाह। बादशाह का महल कोई धर्मशाला तो है नहीं कि कोई जब चाहे चला आए। बादशाह का जीवन नियमों में बंधा होता है। उसकी दिनचर्या निर्धारित रहती है। रोज उसे तय करना पड़ता है कि कल वह किससे मिले, क्यों मिले और क्या बातें करे। ऐसे में मैं या कोई अन्य कैसे जब चाहे आपसे मिल सकता है। वैसे यह आपकी जर्रानबाजी है कि आपने मेरे लिए महल का द्वार हमेशा खुला रहने की बात कही है। यह मेरे लिए किसी भी सम्मान से बढ़कर है। बीरबल की बातें सुनकर अकबर मुस्कुराए और कहा, तो बीरबल, तुम्हें लगता है कि मैंने यह बात यूं ही कह दी है? बीरबल ने संकुचित होते हुए कहा, जहांपनाह, यह इजाजत आपने दी है, मगर द्वार पर रोकने के लिए द्वारपाल और सुरक्षा सेवकों का घेरा रहता है। अकबर ने हंसते हुए कहा, बस इतनी सी बात, और उन्होंने अपनी उंगली से एक अंगूठी निकाली और बीरबल की तरफ बढ़ाते हुए कहा, बीरबल, यह अंगूठी अपने पास रखो और जब कभी भी तुम मुझसे मिलने आना चाहो इसे द्वारपाल को दिखा देना, तुम्हें प्रवेश मिल जाएगा। यह शाही अंगूठी है जो केवल महल से जुड़े लोगों के पास ही है, और अगर आप गोपनीय बैठक में हो तथा सुरक्षा सेवकों को कह रखा हो कि किसी से नहीं मिलेंगे। तब बीरबल ने पूछा, तब भी बीरबल? हाँ,
ऐसे समय में तुम यह अंगूठी किसी कागज में लपेटकर मेरे पास भेज देना। मैं गोपनीय बैठक के दौरान भी समय निकालकर तुमसे अवश्य मिलूंगा। यह मेरा आश्वासन है जिस पर तुम्हें विश्वास करना चाहिए। बीरबल ने कृतार्थ भाव से अकबर की अंगूठी ले ली और अपनी उंगली में डाल ली। समय वैसे ही बीत रहा था जैसे बीता करता है। दिल्ली के तख्त पर बैठे अकबर में साम्राज्य विस्तार की ललक तो छुटपन से ही थी, इसलिए बादशाह बनने के बाद ही अकबर ने सामरिक तैयारियां शुरू कर दी थीं। उन्होंने शाही सेना को अस्त्र शस्त्र, घोड़े, हाथी आदि से इस तरह लैस कर लिया था कि कोई भी शाही सेना से मुकाबला करने का साहस नहीं कर पाता था। छोटे रजवाड़े तो अकबर की धमकी मात्र से घुटने टेक देते थे। उनकी सल्तनत में एक दौर ऐसा भी आया जब सेना के जवान निरंतर युद्धाभ्यास में लगे रहते और सीमांत क्षेत्रों में युद्ध के बादल मंडराते रहते थे। युद्धाभ्यास और सीमांत क्षेत्रों की सैन्य चौकसी से संबंधित जानकारियों की समीक्षा स्वयं अकबर किया करते थे। अपने सहयोग के लिए उन्होंने बीरबल को सबसे विश्वसनीय मानकर सूचना केंद्र का प्रभारी नियुक्त किया था। सीमांत क्षेत्रों की सैन्य गतिविधियों की सूचनाएं बीरबल तक सीधे पहुंचती थी और बीरबल के माध्यम से बादशाह तक जाती थीं। माघ का महीना था। कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। आसमान में बादल भी छाए हुए थे और ठंडी हवाएं चल रही थीं। मध्य रात्रि का सन्नाटा दूर दूर तक पसरा हुआ था। बीरबल के घर पर अचानक सीमांत क्षेत्र का एक मुखबिर पहुंचा और उसने बीरबल के दरवाजे पर दस्तक दी। बीरबल ने जगकर दरवाजा खोला। मुखबिर ने बीरबल को सीमांत क्षेत्र के सैन्य गतिविधियों से संबंधित कोई ऐसी सूचना दी जिसकी अहमियत आम सूचनाओं से भिन्न थी। मुखबिर ने बीरबल से विदा लेते समय माफी भी मांगी। हुजूर, खबर ऐसी थी कि मैं इसे आनन फानन में आप तक पहुंचाना जरूरी समझ रहा था। मैंने आपको कच्ची नींद से जगा दिया, इसके लिए क्षमा करेंगे। बीरबल उस सूचना की अहमियत और संवेदनशीलता को समझ रहा था, जिसके कारण उसने मुखबिर की पीठ थमथपाते हुए कहा, हाँ, मैं समझ सकता हूँ। अब तुम जाओ और इसी तरह आँख कान खोल कर रहो। मुखबिर वहां से चला गया। बीरबल अपने कक्ष में आया और थोड़ी देर तक विचारपूर्ण मुद्रा में रहा। सूचना इतनी महत्वपूर्ण थी कि अविलंब उस पर बादशाह की मंशा जानकर सैनिकों के लिए निर्देश जारी किया जाना था। बीरबल ने खिड़की से बाहर देखा। मौसम कहर बरपा रहा था। शीतलहरी थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि कभी भी वर्षा होने लगेगी। रात गहराती जा रही थी। सो अलग मौसम की तमाम प्रतिकूलताओं को देखने और महसूसने के बाद भी बीरबल अपने कक्ष में बैठा नहीं रह सका। वह वहां से उठा, अस्तबल में पहुंचा और बिना वस्त्र बदले ही अकबर के महल की ओर चल पड़ा। इधर घोड़े ने दौड़ना शुरू ही किया था कि बारिश की महीन झड़ी लगनी शुरू हो गई। महल तक पहुंचते पहुंचते बीरबल भीग चुका था। ठंड से कांपते हुए बीरबल ने घोड़े पर बैठे बैठे ही द्वारपाल को आवाज लगाई। एक सामान्य वस्त्रधारी भीगे घुड़सवार को देखकर द्वारपाल ने समझा कि कोई राहगीर पनाह की चाह में आवाज लगा रहा है। मगर जब उसने अपनी उंगली में पहनी शाही अंगूठी उसे दिखाई तब द्वारपाल ने द्वार खोल दिया। बीरबल ने घोड़े से उतरकर वहीं अपना घोड़ा छोड़ दिया और वर्षा की परवाह किए बिना ही वह अकबर के महल की ओर बढ़ गया। अकबर का महल मध्य रात्रि के बाद भी रोशन था। झाड़ फानूस से फैलती रोशनी आंखें चूंधिया देने के लिए काफी थी। जैसे जैसे वह महल के करीब पहुंचता जा रहा था वैसे वैसे उसे यह विश्वास होता जा रहा था कि अकबर के महल में लोग जाग रहे हैं और वहां कुछ गतिविधियां अवश्य चल रही हैं। महल के पास पहुंचने पर उसे सुरक्षा सेवकों ने घेर लिया। बीरबल ने सुरक्षा सेवकों को लाख समझाया कि उसे बादशाह से अभी मिलना राष्ट्रहित में है तथा बादशाह से किसी भी वक्त मिलने का विशेषाधिकार उसे प्राप्त है, इसलिए उसे रोका न जाए। मगर सुरक्षा सेवकों ने उसकी कोई बात नहीं सुनी और सुरक्षा अधिकारी के पास उसे लेकर आ गए। जब बीरबल ने सुरक्षा अधिकारी को शाही अंगूठी दिखाई और बादशाह से मिलने का विशेषाधिकार प्राप्त होने की बात कही तब उस सुरक्षा अधिकारी ने उसे सम्मानपूर्वक बैठा तो लिया मगर बादशाह के महल में प्रवेश की इजाजत यह कहते हुए नहीं दी कि अभी बादशाह सलामत काबुल के बादशाह के साथ कुछ गोपनीय बातों में मशगूल हैं, इसलिए इस बातचीत के दरमियान किसी को भी वहां दखल देने की इजाजत नहीं दी जा सकती।
थक हार कर बीरबल ने अपनी उंगली से बादशाह की दी हुई अंगूठी निकाली और उसे एक कागज में लपेटकर सुरक्षा अधिकारी को देते हुए कहा, आप बस इतनी कृपा करें कि इसी तरह कागज में लिपटी अंगूठी बादशाह तक पहुंचा दें। वे मुझे अवश्य बुलवा लेंगे। सुरक्षा अधिकारी इस बात के लिए राजी हो गया और कागज में लिपटी अंगूठी लेकर उस कक्ष में गया जहां बादशाह काबुल से आए मेहमान से बातें करने में मशगूल थे। सुरक्षा अधिकारी को साहस नहीं हुआ कि वह कुछ बोले, इसलिए उसने कागज में लिपटी अंगूठी बादशाह के सामने की मेज पर रख दी और वहां से लौट आया। कुछ समय गुजर जाने के बाद भी जब अकबर का बुलावा नहीं आया तब बीरबल ने सुरक्षा अधिकारी से पूछा, आपने कागज में लिपटी अंगूठी बादशाह सलामत के हाथ में दी थी? नहीं, मैंने उसे उनके सामने की मेज पर रख दिया था। वे बातें करने में व्यस्त थे, सुरक्षा अधिकारी ने उत्तर दिया। अब बीरबल ने समझ लिया कि जब बादशाह की नज़र उस पर पड़ेगी तभी वे उसे बुलाएंगे। हालांकि अब बारिश रुक गई थी मगर ठंडी हवाएं अभी भी चल रही थी और वह भीग जाने के कारण ठंड से थरथर काँप रहा था। उसने देखा कि सुरक्षा सेवक बाहर अलाव जलाकर आग ताप रहे हैं, तब उससे रहा नहीं गया। उसने सुरक्षा अधिकारी से कहा, मैं आग तापने अलाव के पास जा रहा हूं। बादशाह का बुलावा आए तब मुझे अवश्य सूचित कीजिए। काबुल के बादशाह से बातचीत करते समय अकबर ने देख लिया था कि सुरक्षा अधिकारी उसकी मेज पर कुछ रख गया है। बातचीत करते हुए ही मेज से वह कागज उठाकर खोला तो उससे अंगूठी निकली। एक झटके में उन्हें याद हो आया कि यह अंगूठी बीरबल को दी गई थी। जरूर किसी आवश्यक काम से बीरबल आया हुआ है। अपने मेहमान से शिष्टाचारवश क्षमा मांगते हुए अकबर कक्ष से बाहर निकले और सुरक्षा अधिकारी के पास पहुंचकर पूछा, कहाँ है बीरबल? उन्हें आने से क्यों रोका? बीरबल का नाम उस अधिकारी ने सुन रखा था मगर उसे पहचानता नहीं था। बादशाह के स्वयं आने पर वह बीरबल की अहमियत समझ गया। उसने अकबर को बताया, बीरबल बाहर सुरक्षा सेवकों के साथ अलाव ताप रहे हैं। अकबर सुरक्षा अधिकारी के कक्ष से निकलकर तेज कदमों से अलाव के पास आए। बीरबल ने अकबर को स्वयं आया देख उनका अभिवादन किया और उनके पास पहुंचकर धीरे से मुखबिर द्वारा दी गई सूचना उन्हें दी। सूचना मिलते ही अकबर बहुत खुश हो गए और बीरबल को सीने से लगाते हुए कहा, बीरबल, तुम नहीं जानते कि किस शिद्दत से मैं इस सूचना का इंतजार कर रहा था। खैर, तुम इसकी चिंता अब मत करो, मैं देख लूंगा कि अब क्या करना है। बीरबल वहां से जाने लगा तब अकबर ने कहा, अब मैं तुम्हें इन गीले कपड़ों में तो जाने नहीं दूंगा, आ जाओ मेरे साथ। सुरक्षा अधिकारी के कक्ष से गुजरकर ही उन्हें अपने कक्ष में जाना था। जब वे सुरक्षा अधिकारी के कक्ष में प्रवेश कर रहे थे तब सुरक्षा अधिकारी बीरबल से क्षमायाचना करने लगा कि उसने उन्हें नहीं पहचाना। इस पर अकबर उस सुरक्षा अधिकारी पर नाराज होने लगे। तभी बीरबल ने हस्तक्षेप करते हुए कहा, जहांपनाह, सुरक्षा अधिकारी ने काबिले तारीफ काम किया है, उसे तो इनाम मिलना चाहिए, डांट नहीं। अकबर ने तत्काल अपने क्रोध पर काबू पा लिया और बीरबल से कहा, तुम ठीक कहते हो बीरबल, और बीरबल के साथ अपने कक्ष में चले गए। अकबर और बीरबल के बीच बहुत घनिष्ठ संबंध था। यह संबंध निश्चित रूप से बादशाह और दीवान के संबंध से कुछ इतर था। अकबर और बीरबल के बीच मित्र जैसा व्यवहार भी होता था और कभी कभी तो हंसी मजाक भी हो जाता था। ऐसा हंसी मजाक जिसमें मर्यादाओं की सीमा कई बार काफी पीछे छूट जाती थी। कई बार दोनों के बीच नोकझोंक भी हो जाती। कभी बादशाह रूठते तो कभी बीरबल ही रूठ जाता। उन दोनों के बीच रूठने मनाने का सिलसिला भी काफी पुराना था। एक बार किसी बात पर अकबर और बीरबल के बीच तकरार हो गई। बीरबल तुनक्कर बादशाह के पास से उठकर अपने घर चला आया और अपनी पत्नी से यह कहकर अपने घर से भी कहीं चला गया कि वह एक जरूरी काम से बाहर जा रहा है। घर से निकलने से पहले उसने अपनी पत्नी को पर्याप्त धन दे दिया ताकि उसके पीछे भी उसके घर की आवश्यकताओं की पूर्ति होती रहे। अकबर के दरबार में जब लगातार 3-4 दिनों तक बीरबल नहीं आया तब अकबर ने उसके घर आदमी भेजा मगर वह आदमी वहां से इस सूचना के साथ वापस लौटा कि बीरबल किसी काम से राजधानी से बाहर गए हुए हैं और कब लौटेंगे इसकी जानकारी उनके घर के लोगों को नहीं है। यह सूचना मिलने पर अकबर प्रकट रूप में तो शांत रहे मगर भीतर से बेचैन हो उठे।
उन्हें अफसोस होने लगा कि बीरबल पर नाराजगी जाहिर कर अच्छा नहीं किया। बीरबल के बिना दरबार के कामकाज में अकबर का मन नहीं लगता था। बीरबल के रहने पर दरबार हमेशा जीवंत बना रहता था। समय समय पर कहकहे लगते रहते थे, मगर अब दरबार में काम तो होता है, पर वह रौनक नहीं रहती जो बीरबल के दरबार में मौजूद रहने से रहा करती थी। अकबर ने अपने गुप्तचरों को हर दिशा में फैला रखा था और उन्हें विश्वास था कि उनके गुप्तचर बीरबल का पता लगा लेंगे, मगर 3-4 माह बीत जाने के बाद भी बीरबल का कोई सुराग हाथ नहीं आया। एक दिन अकबर ने गुप्तचर प्रमुख को बुलाकर धमकाया, तुम्हारे लोग नकारा हैं। वे जब एक व्यक्ति का पता नहीं लगा सके तब उन्हें इस विभाग में रहने का कोई अधिकार नहीं है। यदि 1 माह के अंदर बीरबल के बारे में जानकारी हासिल नहीं हो पाई तब समझो कि मैं एक की खबर लूंगा। अकबर की इस धमकी के बाद गुप्तचर विभाग ने बीरबल की खोज में अपनी सारी ताकत झोंक दी, मगर इसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। कोई बीरबल का पता नहीं लगा पाया। गुप्तचर विभाग के लोग आतंकित थे कि अकबर अब इस विभाग में भारी फेरबदल कर सकते हैं, मगर अकबर यह समझ रहे थे कि खोज जब बीरबल की हो रही है तब थोड़ी मशक्कत अभी और करनी पड़ेगी। बीरबल को तो तब तक प्रकट रूप में देखा ही नहीं जा सकता जब तक स्वयं बीरबल नहीं चाहे। अब अकबर स्वयं विचार करने लगे कि बीरबल का पता लगाने के लिए उन्हें कौन सी चाल चलनी चाहिए। उन्होंने स्थितियों का आकलन किया कि राजधानी के चप्पे चप्पे पर गुप्तचरों ने जाल बिछा रखा है। इसका अर्थ हुआ कि यदि बीरबल राजधानी में होता तो कहीं देखा अवश्य जाता, मगर वह कहीं देखा नहीं गया है। इसका एक स्पष्ट अर्थ यह है कि बीरबल कहीं न कहीं किसी गांव में जाकर छुप गया है। तभी उन्हें यह ख्याल भी आया कि बीरबल की गैर मौजूदगी में उसका परिवार आर्थिक संकट से गुजर रहा होगा। उन्होंने दूसरे दिन ही 4 माह का वेतन बीरबल के घर भिजवाया, मगर बीरबल की पत्नी ने यह कहते हुए पैसे लेने से इनकार कर दिया कि वे जाते समय घर की जरूरतों की पूर्ति की व्यवस्था करके गए हैं। अभी 1-2 साल तो किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। वे आएंगे तब खुद वेतन आदि लेने का काम कर लेंगे। मैं तो यह सब समझती नहीं, इसलिए इसमें पड़गी भी नहीं। बीरबल की पत्नी के इस खुददारी भरे उत्तर से अकबर ने यह भी समझ लिया कि बीरबल पूरी तैयारी से गया है और जल्दी लौटने वाला नहीं है। अब उन्हें यह चिंता सताने लगी कि यदि बीरबल नहीं लौटा तो क्या होगा। बीरबल तो तेज दिमाग इंसान है, ऐसी मेधा वाले लोग विरल हैं। वह जहाँ जाएगा उसे चाहने और सम्मान देने वाले लोग मिल जाएंगे और उसकी जरूरतों की पूर्ति होती रहेगी। लेकिन दिल्ली दरबार में उसकी कमी की भरपाई हो जाए, यह मुश्किल है। यह विचार आते ही अकबर कुछ बेचैन हो गए। तभी उन्हें याद आया कि बीरबल बेतुकी और उटपटांग बातों का बेतुका और उटपटांग जवाब देने में रुचि रखने वाला इंसान है और वह इस मामले में बादशाह को भी नहीं बख्शता है। बस अकबर को बीरबल की तलाश के लिए एक नया सूत्र मिल गया और वह एक उटपटांग बात सोचने में व्यस्त हो गए। दिल्ली दरबार, राजधानी, कस्बों और गांवों में बस एक ही चर्चा हो रही थी कि बादशाह अकबर का दिमाग फिर गया है, वरना वे ऐसी बेतुकी और उटपटांग मुनादी नहीं करवा रहे होते। भला कुएं का भी विवाह होता है, भला कुओं को भी आमंत्रण भेजा जाता है और भला यह भी उम्मीद की जा सकती है कि कस्बे और गांवों के कुएं अपने मालिकों के साथ कुएं के विवाह में शामिल हों। ऐसा तो कभी किसी ने सुना नहीं था। आखिर बादशाह को यह क्या हो गया है? कैसी सनक उन पर सवार हो गई है? दरअसल बादशाह अकबर के आदेश पर राजधानी के आसपास और दूर दराज के कस्बों एवं गांवों में मुनादी कराई जा रही थी। सावन पूर्णिमा के दिन शुभ मुहूर्त में शाही कुएं का विवाह होना तय हुआ है। इस विवाह में शिरकत करने का आमंत्रण बादशाह अकबर की सल्तनत में बसने वाले सभी गांव, कस्बों और शहरों के कुओं को दिया जाता है कि वे अपने मालिकों के साथ शाही कुएं के विवाह में शामिल हों। विवाह में शामिल होने वाले कुएं के मालिक को 1,000 स्वर्ण मुद्राएं भेंट में दी जाएंगी। कुआं रखते हुए भी जो भूस्वामी इस विवाह में कुओं के साथ शिरकत नहीं करेगा, उन्हें अपने कुओं के लिए अलग से शाही खजाने में शुल्क जमा करके रसीद लेनी होगी, नहीं तो वे दंड के भागी बनेंगे।
मुनादी में आमंत्रण भी था और ठंडी धमकी भी। जिसने भी मुनादी सुनी वही सकते में आ गया। जिनके खेतों या दरवाजे पर कुएं थे उनके तो डर के मारे हाथ पैर फूलने लगे। किसी ने इससे पहले नहीं सुना था कि कुएं के लिए भी शाही खजाने में रकम भरना पड़ेगा। लेकिन अब स्थिति विचित्र थी, या तो कुएं को शाही कुएं के विवाह में लेकर जाओ या शुल्क भरो। कुएं रखने वाले लोग भागे भागे शाही खजाने के खजांची के पास पहुंचे और कुएं का शुल्क जमा करने की पेशकश करने लगे, मगर खजांची ने उन्हें यह समझाकर भेज दिया कि शुल्क की राशि सावन पूर्णिमा के बाद ही जमा होगी और इसके लिए बादशाह की ओर से फिर मुनादी करा दी जाएगी। अभी वे घर जाए। बीरबल उस समय राजधानी के निकट के एक गांव के मुखिया का अतिथि बनकर रह रहा था। उसने भी मुनादी सुनी। उसने मुखिया से कहा, गांव में जितने भी किसान के घर या खेत में कुएं हैं उन सबको सज-धज कर अपने साथ सावन पूर्णिमा के दिन शाही कुएं के विवाह में शामिल होने के लिए कहिए और इसकी तैयारी में जुट जाइए। बीरबल की इस सलाह पर मुखिया चौंका, किंतु अपने अतिथि के अनेक कारनामे वह 3-4 महीने में देख चुका था, इसलिए उसकी सलाह को मस्खरी समझने की भूल उसने नहीं की। बीरबल ने जब मुखिया से पुनः यह बात पूरी संजीदगी के साथ कही तो मुखिया ने सभी कुएं वाले किसानों को सावन पूर्णिमा के दिन शाही कुएं की शादी में शरीक होने की तैयारी में जुट जाने के लिए कहा। किसान मुखिया का मुंह ताकने लगे। एक ने तो पलटकर कह भी दिया कि जिस तरह बादशाह का दिमाग खराब है उसी तरह हमारे मुखिया का दिमाग भी चल गया है। मगर मुखिया ने उसकी बात का बुरा नहीं माना और कहा, तुम लोग तैयारी करो, आगे क्या करना है वह भी मैं बताऊंगा। गांव के किसानों को मुखिया की बात माननी पड़ी। सावन पूर्णिमा के एक दिन पहले मुखिया ने चौपाल में कुओं के स्वामियों को बुलाया। उसने लोगों से बताया कि कुएं वाली समस्या के समाधान के लिए उन्होंने अपने अतिथि बीरबल को नियुक्त किया है। वही बताएंगे कि कल शाही कुएं के विवाह में हमारे कुएं कैसे जाएंगे। बीरबल ने उन लोगों को समझाया कि कुएं जहां हैं वहीं रहेंगे। हम लोग राजधानी पहुंचकर बादशाह को खबर भेजेंगे कि हमारे कुएं आपकी राजधानी की सीमा पर हैं। अपने कुओं को अगवानी के लिए भेजें। इससे होगा यह कि बादशाह भी उसी समस्या के शिकार हो जाएंगे जिस समस्या का शिकार आप सब हैं। एक बार आप लोग भली प्रकार समझ ले कि बादशाह इस बात से भली प्रकार अवगत हैं कि कुएं चल नहीं सकते, न उखाड़कर कहीं ले जाए जा सकते हैं। इसी तरह आप लोग भी इस बात से परिचित हैं कि कभी शाही कुएं के विवाह की प्रथा ही नहीं रही है। बादशाह ने यह फरमान जारी कर किसी अप्रकट मकसद की ओर कदम बढ़ाया है। हो सकता है कि वे अपने ग्रामीणों की बुद्धि की परीक्षा ले रहे हों और योग्य व्यक्ति की तलाश के लिए ही यह बेतुकी मुनादी कराई हो। कुछ नानुकर के बाद लोग तैयार हो गए कि वे लोग राजधानी जाएंगे। सावन पूर्णिमा के दिन सभी राजधानी की सरहद पर पहुंच गए। बीरबल ने मुखिया को उनका नेता बनाकर भेजा था और सबको विश्वास दिलाया था कि कोई मुसीबत उत्पन्न होने पर वह उसका निदान अवश्य करेगा। जब अकबर को शाही कुएं के विवाह में शरीक होने के लिए पड़ोस के गांव से कुओं के आने की खबर यह कहते हुए मिली कि आप अपने कुएं भेजे कि वे हमारे कुओं को लिवा ले जाए, तब अकबर ने अपने 2 खास लोगों को उन ग्रामीणों को बुला लाने के लिए भेजा। अकबर को विश्वास हो गया कि अब बीरबल उसे अवश्य मिल जाएगा, क्योंकि अकबर समझते थे कि उनकी बेतुकी मुनादी का ऐसा मुंहतोड़ जवाब बीरबल के सिवा कोई और नहीं दे सकता। जब अकबर के दोनों खास लोग ग्रामीणों को लेकर अकबर के पास पहुंचे तब उन्हें देखकर अकबर को बड़ी निराशा हुई, क्योंकि उनमें बीरबल नहीं था। अकबर ने उन लोगों से पूछा कि कुओं को अगवानी के लिए बुलवाने की सलाह उन्हें किसने दी। तब मुखिया ने बताया कि उसके गांव में पिछले 4-5 माह से एक विद्वान व्यक्ति रह रहा है जो ग्रामीणों की समस्याओं के निवारण के अच्छे उपाय जानता है और गरीबों, जरूरतमंदों की सहायता के लिए हमेशा तत्पर रहता है। उसी व्यक्ति ने यह सलाह दी थी। अकबर ने ग्रामीणों का अच्छा सत्कार किया और फिर अपने चुनिंदा विश्वसनीय व्यक्तियों का एक दस्ता उनके साथ भेजकर आदरपूर्वक उस विद्वान व्यक्ति को बुला लाने का निर्देश दिया। राजधानी के सीमांत पर अकबर स्वयं उस विद्वान की अगवानी के लिए गए और जैसे ही लोगों की भीड़ के बीच चल रहे बीरबल पर उनकी नजर पड़ी तो वे खुद को रोक नहीं पाए और दौड़कर बीरबल के पास पहुंचे और अपने गले से लगा लिया। ग्रामीण आश्चर्य से उन दोनों का यह भावविह्वल मिलन देख रहे थे।
बादशाह अकबर घुड़सवारी के इतने शौकीन थे कि पसंद आने पर घोड़े का मुंह मांगा दाम देने को तैयार रहते थे। दूर दराज के मुल्कों जैसे अरब, पर्शिया आदि से घोड़ों के विक्रेता मजबूत व आकर्षक घोड़े लेकर दरबार में आया करते थे। बादशाह अपने व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए चुने गए घोड़े की अच्छी कीमत दिया करते थे। जो घोड़े बादशाह की रुचि के नहीं होते थे, उन्हें सेना के लिए खरीद लिया जाता था। अकबर के दरबार में घोड़े के विक्रेताओं का अच्छा व्यापार होता था। एक दिन घोड़ों का एक नया विक्रेता दरबार में आया। अन्य व्यापारी भी उसे नहीं जानते थे। उसने 2 बेहद आकर्षक घोड़े बादशाह को बेचे और कहा कि वह ठीक ऐसे ही 100 घोड़े और लाकर दे सकता है, बशर्ते उसे आधी कीमत पेशगी दे दी जाए। बादशाह को चूंकि घोड़े बहुत पसंद आए थे, सो वैसे ही 100 और घोड़े लेने का तुरंत मन बना लिया। बादशाह ने अपने खजांची को बुलाकर व्यापारी को आधी रकम अदा करने को कहा। खजांची उस व्यापारी को लेकर खजाने की ओर चल दिया। लेकिन किसी को भी यह उचित नहीं लगा कि बादशाह ने एक अनजान व्यापारी को इतनी बड़ी रकम बतौर पेशगी दे दी। लेकिन विरोध जताने की हिम्मत किसी के पास नहीं थी। सभी चाहते थे कि बीरबल यह मामला उठाए। बीरबल भी इस सौदे से खुश न था। वह बोला, हुजूर, कल मुझे आपने शहर भर के मूर्खी की सूची बनाने को कहा था। मुझे खेद है कि उस सूची में आपका नाम सबसे ऊपर है। बादशाह अकबर का चेहरा मारे गुस्से के सुर्ख हो गया। उन्हें लगा कि बीरबल ने भरे दरबार में विदेशी मेहमानों के सामने उनका अपमान किया है। गुस्से से भरे बादशाह चिल्लाए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें मूर्ख बताने की? क्षमा करें बादशाह सलामत। बीरबल अपना सिर झुकाते हुए सम्मानित लहजे में बोला, आप चाहे तो मेरा सिर कलम करवा दें, यदि आपके कहने पर तैयार की गई मूर्खी की फहरिस्त में आपका नाम सबसे ऊपर रखना आपको गलत लगे। दरबार में ऐसा सन्नाटा छा गया कि सुई गिरे तो आवाज सुनाई दे जाए। अब बादशाह अकबर अपना सीधा हाथ उठाए तर्जनी को बीरबल की ओर ताने आगे बढ़े। दरबार में मौजूद सभी लोगों की सांस जैसे थमसी गई थी। उत्सुकता व उत्तेजना सभी के चेहरों पर नृत्य कर रही थी। उन्हें लगा कि बादशाह सलामत बीरबल का सिर धड़ से अलग कर देंगे। इससे पहले किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई थी कि बादशाह को मूर्ख कहे। लेकिन बादशाह ने अपना हाथ बीरबल के कंधे पर रख दिया। वह कारण जानना चाहते थे। बीरबल समझ गया कि बादशाह क्या चाहते हैं। वह बोला, आपने घोड़ों के ऐसे व्यापारी को बिना सोचे समझे एक मोटी रकम पेशगी दे दी, जिसका अतापता भी कोई नहीं जानता। वह आपको धोखा भी दे सकता है। इसलिए मूर्खे की सूची में आपका नाम सबसे ऊपर है। हो सकता है कि अब वह व्यापारी वापस ही न लौटे। वह किसी अन्य देश में जाकर बस जाएगा और आपको ढूंढे नहीं मिलेगा। किसी से कोई भी सौदा करने के पूर्व उसके बारे में जानकारी तो होनी ही चाहिए। उस व्यापारी ने आपको मात्र 2 घोड़े बेचे और आप इतने मोहित हो गए कि मोटी रकम बिना उसको जाने पहचाने ही दे दी। यही कारण है बस। तुरंत खजाने में जाओ और रकम की अदायगी रुकवा दो। अकबर ने तुरंत अपने एक सेवक को दौड़ाया। बीरबल बोला, अब आपका नाम उस सूची में नहीं रहेगा। बादशाह अकबर कुछ क्षण तो बीरबल को घूरते रहे, फिर अपनी दृष्टि दरबारियों पर केंद्रित कर ठहाका लगाकर हंस पड़े। सभी लोगों ने राहत की सांस ली कि बादशाह को अपनी गलती का एहसास हो गया था। हंसी में दरबारियों ने भी साथ दिया और बीरबल की चतुराई की एक स्वर से प्रशंसा की। बीरबल एक ईमानदार तथा धर्मप्रिय व्यक्ति था। वह प्रतिदिन ईश्वर की आराधना बिना नागा किया करता था। इससे उसे नैतिक व मानसिक बल प्राप्त होता था। वह अक्सर कहा करता था कि ईश्वर जो कुछ भी करता है मनुष्य के भले के लिए ही करता है। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि ईश्वर हम पर कृपा दृष्टि नहीं रखता, लेकिन ऐसा होता नहीं। कभी कभी तो उसके वरदान को भी लोग शाप समझने की भूल कर बैठते हैं। वह हमको थोड़ी पीड़ा इसलिए देता है ताकि बड़ी पीड़ा से बच सकें। एक दरबारी को बीरबल की ऐसी बातें पसंद नहीं आती थीं। एक दिन वही दरबारी दरबार में बीरबल को संबोधित करते हुए बोला, देखो, ईश्वर ने मेरे साथ क्या किया। कल शाम को जब मैं जानवरों के लिए चारा काट रहा था तो अचानक मेरी छोटी उंगली कट गई।
क्या अब भी तुम यही कहोगे कि ईश्वर ने मेरे लिए यह अच्छा किया है? कुछ देर चुप रहने के बाद बीरबल बोला, मेरा अब भी यही विश्वास है, क्योंकि ईश्वर जो कुछ भी करता है मनुष्य के भले के लिए ही करता है। सुनकर वह दरबारी नाराज हो गया कि मेरी तो उंगली कट गई और बीरबल को इसमें भी अच्छाई नजर आ रही है। मेरी पीड़ा तो जैसे कुछ भी नहीं। कुछ अन्य दरबारियों ने भी उसके सुर में सुर मिलाया। तभी बीच में हस्तक्षेप करते हुए बादशाह अकबर बोले, बीरबल, हम भी अल्लाह पर भरोसा रखते हैं, लेकिन यहाँ तुम्हारी बात से सहमत नहीं। इस दरबारी के मामले में ऐसी कोई बात नहीं दिखाई देती जिसके लिए उसकी तारीफ की जाए। बीरबल मुस्कराता हुआ बोला, ठीक है जहांपना, समय ही बताएगा अब। 3 महीने बीत चुके थे। वह दरबारी, जिसकी उंगली कट गई थी, घने जंगल में शिकार खेलने निकला हुआ था। एक हिरन का पीछा करते हुए वह भटककर आदिवासियों के हाथों में जा पड़ा। वे आदिवासी अपने देवता को प्रसन्न करने के लिए मानव बलि में विश्वास रखते थे। अतः वे उस दरबारी को पकड़कर मंदिर में ले गए बलि चढ़ाने के लिए। लेकिन जब पुजारी ने उसके शरीर का निरीक्षण किया तो हाथ की एक उंगली कम पाई। नहीं, इस आदमी की बलि नहीं दी जा सकती। मंदिर का पुजारी बोला, यदि 9 उंगलियों वाले इस आदमी को बलि चढ़ा दिया गया तो हमारे देवता बजाय प्रसन्न होने के क्रोधित हो जाएंगे। अधूरी बलि उन्हें पसंद नहीं। हमें महामारियों, बाढ़ या सूखे का प्रकोप झेलना पड़ सकता है, इसलिए इसे छोड़ देना ही ठीक होगा। और उस दरबारी को मुक्त कर दिया गया। अगले दिन वह दरबारी दरबार में बीरबल के पास आकर रोने लगा। तभी बादशाह भी दरबार में आ पहुंचे और उस दरबारी को बीरबल के सामने रोता देखकर हैरान रह गए। तुम्हें क्या हुआ, रो क्यों रहे हो? अकबर ने सवाल किया। जवाब में उस दरबारी ने अपनी आप बीती विस्तार से कह सुनाई। वह बोला, अब मुझे विश्वास हो गया है कि ईश्वर जो कुछ भी करता है मनुष्य के भले के लिए ही करता है। यदि मेरी उंगली न कटी होती तो निश्चित ही आदिवासी मेरी बलि चढ़ा देते। इसीलिए मैं रो रहा हूं, लेकिन ये आंसू खुशी के हैं। मैं खुश हूं क्योंकि मैं जिंदा हूं। बीरबल के ईश्वर पर विश्वास को संदेह की दृष्टि से देखना मेरी भूल थी। अकबर ने मंद मंद मुस्कराते हुए दरबारियों की ओर देखा, जो सिर झुकाए चुपचाप खड़े थे। अकबर को गर्व महसूस हो रहा था कि बीरबल जैसा बुद्धिमान उसके दरबारियों में से एक है। बादशाह अकबर को पहेली सुनाने और सुनने का काफी शौक था। कहने का मतलब यह कि पक्के पहेलीबाज थे। वे दूसरों से पहेली सुनते और समय समय पर अपनी पहेली भी लोगों को सुनाया करते थे। एक दिन अकबर ने बीरबल को एक नई पहेली सुनाई। ऊपर ढक्कन, नीचे ढक्कन, मध्य मध्य खरबूजा। मौत छुरी से काटे आप हिंग, अर्थ तासु ना हिंदूजा। बीरबल ने ऐसी पहेली कभी नहीं सुनी थी, इसलिए वह चकरा गया। उस पहेली का अर्थ उसकी समझ में नहीं आ रहा था। अतः प्रार्थना करते हुए बादशाह से बोला, जहांपना, अगर मुझे कुछ दिनों की मोहलत दी जाए तो मैं इसका अर्थ अच्छी तरह समझकर आपको बता सकूंगा। बादशाह ने उसका प्रस्ताव मंजूर कर लिया। बीरबल अर्थ समझने के लिए वहां से चल पड़ा। वह एक गांव में पहुंचा। एक तो गर्मी के दिन, दूसरे रास्ते की थकन से परेशान व विवश होकर वह एक घर में घुस गया। घर के भीतर एक लड़की भोजन बना रही थी। बेटी, क्या कर रही हो? उसने पूछा। लड़की ने उत्तर दिया, आप देख नहीं रहे हैं, मैं बेटी को पकाती और माँ को जलाती हूँ। अच्छा, 2 का हाल तो तुमने बता दिया, तीसरा तेरा बापू क्या कर रहा है और कहाँ है? बीरबल ने पूछा। वह मिट्टी में मिट्टी मिला रहे हैं, लड़की ने जवाब दिया। इस जवाब को सुनकर बीरबल ने फिर पूछा, तेरी माँ क्या कर रही है? 1 को 2 कर रही है, लड़की ने कहा। बीरबल को लड़की से ऐसी आशा नहीं थी, परंतु वह ऐसी पंडित निकली कि उसके उत्तर से वह एकदम आश्चर्यचकित रह गया। इसी बीच उसके माता पिता भी आ पहुंचे। बीरबल ने उनसे सारा समाचार कह सुनाया। लड़की का पिता बोला, मेरी लड़की ने आपको ठीक उत्तर दिया है। अरहर की दाल अरहर की सूखी लकड़ी से पक रही है। मैं अपनी बिरादरी का एक मुर्दा जलाने
गया था और मेरी पत्नी पड़ोस में मसूर की दाल दल रही थी। बीरबल लड़की की पहेली भरी बातों से बड़ा खुश हुआ। उसने सोचा, शायद यहाँ बादशाह की पहेली का भेद खुल जाए, इसलिए लड़की के पिता से उपर्युक्त पहेली का अर्थ पूछा। यह तो बड़ी ही सरल पहेली है। इसका अर्थ मैं आपको बतलाता हूँ। धरती और आकाश दो ढक्कन हैं। उनके अंदर निवास करने वाला मनुष्य खरबूजा है। वह उसी प्रकार मृत्यु आने पर मर जाता है जैसे गर्मी से मोम पिघल जाता है। उस किसान ने कहा। बीरबल उसकी ऐसी बुद्धिमानी देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ और उसे पुरस्कार देकर दिल्ली के लिए प्रस्थान किया। वहां पहुंचकर बीरबल ने सभी के सामने बादशाह की पहेली का अर्थ बताया। बादशाह ने प्रसन्न होकर बीरबल को ढेर सारे इनाम दिए।